हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। तो रेल के सफर में अब आपको स्थानीय व्यंजन का मजा मिल सकेगा। ट्रेनों में केटरिंग की सेवा देने वाली सरकारी कंपनी IRCTC ने सेवा साझेदार ट्रैपिगो और श्री रत्नागिरी की महालक्ष्मी स्वयं सहायता बचत गठ से करार किया है। इस सेवा की शुरुआत 1 जून से नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई है। इसके तहत यात्रियों को सस्ते दर पर अल्फांसो आम बेचा जा रहा है, जिसकी कीमत 470 रुपए दर्जन है। IRCTC के फूड ऑन ट्रैक ऐप पर ऑर्डर देने पर ट्रैफिको साफ सुथरे पैकेट में को ब्रांडेड टेप और स्टिकर के साथ नाम मात्र के 15 रुपए के शुल्क में भोजन पहुंचाएगी। IRCTC ने कहा है कि ट्रैपिगो भोजन सामग्री मुहैया करवाने वाला B2B लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता स्टार्टअप कंपनी है, जिसका संचालन IIT, IIM और NIFT के ग्रेजुएट करते हैं। कंपनी का दावा है कि जल्द ही इस सेवा को उत्तर मध्य में नई दिल्ली, इटारसी, झांसी में भी शामिल करने की योजना है। उधर अगर आप मुंबई, ठाणे या नवी मुंबई में रहते हैं तो आपको अगले 1 हफ्ते मुश्किल हो सकती है। दरअसल कलवा में 2 बड़े ट्रांसफार्मर जलने से इन इलाकों में रह रहे लोगों को 1 हफ्ते तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है। भांडुप, मुलुंड और नवी मुंबई और ठाणे में 2 से 4 घंटे तक की बिजली कटौती की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पहले ट्रांसफार्मर को ठीक होने में करीब 1 हफ्ते का समय लगेगा, जबकि दूसरे ट्रांसफार्मर को ठीक होने में 1 महीने से भी ज्यादा वक्त लग सकता है। और अब आपकी जेब से जुड़ी खबर। अब आपके होम, ऑटो और पर्सनल लोन की EMI बढ़ने जा रही है। सभी बड़े बैंकों ने MCLR दरों में बढ़ोतरी कर दी है। किसने कितनी बढ़ाई है दरें, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी कविता थपलियाल। कविता, बताइए। बिल्कुल, यहाँ पे लगभग 5 बैंक हैं जिन्होंने MCLR रेट में बढ़ोतरी की है, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस बढ़ोतरी से आपका होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन की जो EMI है आपकी जेब पे अब और ज़्यादा भारी पड़ेगी। पहले आपका जो लोन हुआ करता था वो बेस रेट से लिंक्ड होता था, लेकिन अभी MCLR रेट से लिंक्ड है। इसीलिए हमने देखा था कि मार्च में भी SBI ने MCLR रेट की दरें बढ़ाई थी और अभी भी SBI, ICICI बैंक, PNB और HDFC ने बढ़ोतरी जो की है वो 10 बेसिस पॉइंट की है। कोटक महिंद्रा बैंक ने MCLR रेट जो है वो 20 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है, यानी और ये जो है वो 1 जून से लागू हो गया है, यानी अब आपकी EMI थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और इतना ही नहीं, ना सिर्फ ये दरें बढ़ी है बल्कि हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले SBI डिपॉजिट रेट्स भी बढ़ाए हैं, यानी जो आपका टर्म डिपॉजिट होता है उसमें भी एक सीमित अवधि तक के लिए आपके रेट्स में बढ़ोतरी की गई है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो अगले हफ्ते 6 जून को जो है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है और उसी से पहले हम देख रहे हैं कि ये दरें बढ़ाई जा रही है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हो सकता है कि RBI की पॉलिसी में भी ब्याज दरें बढ़ने को लेकर किस तरह का ऐलान हो सकता है। लेकिन फिलहाल हमारे लिए बुरी खबर है, यानी लोन धारकों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि EMI थोड़ी सी अब बढ़ जाएगी। तो कर्ज तो महंगा हो ही गया है, लेकिन महंगाई आपके किचन में भी एंट्री ले चुकी है। अब सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर करीब 2.5 रुपए महंगा हो गया है, जबकि बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर पर 48 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और महंगाई की बात यहीं पर नहीं रुक रही है। अब AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए आपको जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। महंगे पेट्रोल, डीजल और रुपए में गिरावट की वजह से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां सामान के दाम करीब 2 से 3% बढ़ा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आने वाले दिनों में टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन समेत कई सामानों के लिए आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। कंपनियों के मुताबिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के दाम 200 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक बढ़ेंगे। वोल्टास अपने प्रोडक्ट्स के दाम करीब 3% तक बढ़ा रही है। ग्राहकों पर बढ़ती कीमतों का ज्यादा बोझ ना पड़े, इसके लिए कंपनी फाइनेंस स्कीम भी लेकर आई है और AC के लिए फ्री इंस्टॉलेशन भी दे रही है। वहीं वर्लपूल ने भी दाम बढ़ाने के संकेत दिए हैं। सैमसंग भी अपने प्रोडक्ट्स के दाम करीब 5% तक बढ़ा सकती है। गोदरेज भी कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट के दाम 2 से 3% तक बढ़ा रही है। हम लोग समर के दौरान प्राइस इंक्रीज नहीं लेना चाहते थे, बिकॉज इससे डिमांड और डिप्रेस्ड हो जाता है, इससे डिमांड और घट जाता। तो इसलिए हम वेट कर रहे थे कि समर सीज़न के बाद ही हम प्राइस इंक्रीज लेंगे। तो इसीलिए अभी जैसे जैसे समर सीजन खत्म होने को आए हैं, अभी वैसे हम लोग प्राइस इंक्रीज ले रहे हैं। सो जून से लगभग मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में हम प्राइस इंक्रीज ले रहे हैं अभी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स जैसे स्टील और तांबे की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल के दाम भी रिकॉर्ड स्तर पर हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ी है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया अभी 67 रुपए के करीब बना हुआ है।
इस साल में डॉलर के मुकाबले रुपए में 8% तक गिरावट आ चुकी है और इन्हीं वजहों से कंपनियां कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के दाम बढ़ा रही हैं। जहां कई कंपनियों ने कीमतें बढ़ाने की घोषणा कर दी है, ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो अभी वेट एंड वॉच मोड पर हैं। उनका कहना है कि कच्चे तेल की कीमतें अगर यूं ही बढ़ती रही और रुपी डेप्रिशिएट होता रहा तो वो भी कीमतें बढ़ाने पे मजबूर हो जाएंगे। आयशा डिमरी, दिल्ली। और इतनी सारी महंगाई की खबरों के बीच अगर दिल को बहलाने के लिए कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं तो पेट्रोल डीजल की खबर सुन लीजिए। आज पेट्रोल और डीजल के दाम 9 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई है इन दोनों में। इस तरह से पिछले 3 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कई पैसों की कटौती हुई है। आज दिल्ली में पेट्रोल 78 रुपये 20 पैसे तो मुंबई में 86 रुपये 1 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। वही दिल्ली में डीजल 69 रुपये 11 पैसे तो मुंबई में 73 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। उधर मध्य प्रदेश समेत देश के 22 राज्यों के किसान 10 दिन की हड़ताल पर हैं। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। 100 से ज्यादा किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि हड़ताल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से फल, सब्जी, दूध और दूसरा सामान शहरों की तरफ नहीं आने देंगे। पिछले साल भी 1 जून से किसानों ने आंदोलन किया था जिसमें भारी हिंसा हुई थी। हिंसा का बड़ा केंद्र है मध्य प्रदेश में। इस बार सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। प्रदेश के 35 जिलों में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। किसानों ने सरकार के सामने कर्ज माफी, उपज की सही कीमत समेत कई मांगे रखी हैं और कहा है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और लंबा खिंच सकता है। कल बंद के पहले दिन देश भर में किसानों ने दूध सड़क पर फेंककर और सब्जियां फेंककर अपना विरोध दर्ज किया। वही एग्रीकल्चर सेक्रेटरी एसके पटनायक ने कहा है कि किसानों की दिक्कतों से जुड़े सवाल अभी राज्यों से जुड़े हैं और राज्य सरकारों को इसका समाधान करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसान केंद्र सरकार के सामने मांग रखेंगे तो सरकार जरूर कदम उठाएगी। विभिन्न प्रदेश का कृषि के क्षेत्र में प्रॉब्लम्स अलग अलग है, वो ज़्यादातर राज्य सरकार की स्तर पर उसके ऊपर डिसीजन होना चाहिए। बट ऐसा तो कोई मंत्रालय उनको डायरेक्टली कोई अभी तक आया नहीं, लेकिन यदि भी आएगा या यदि पिटीशन भी भेजा जाएगा तो उसके ऊपर जो भी कार्य बिंदु है उसको तो करेंगे। उधर राष्ट्रीय किसान महासंघ के संयोजक शिव कुमार शर्मा का कहना है कि सरकार किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने खास तौर पर मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस तो कहती है, मतलब जिस तरह से कल राजनाथ सिंह, साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो तो कह रहे हैं कि किसानों का नहीं, ये तो कांग्रेस का आंदोलन है। देखिए, ये अपनी जवाबदेही से बचने का प्रयास कर रहे हैं। जब सरकारें निकम्मी होती हैं तो अपनी गलतियों को दूसरे के 15 साल से आप इस प्रदेश में राज कर रहे हैं, 15 साल से राज कर रहे हैं। किसान दुखी है, 43% आत्महत्याएं किसान कर रहा है, मंडी में किसान लुट रहा है, मंडी में किसान मर रहा है, उसके बाद कांग्रेस आंदोलन कर रही है। ये अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं, ये इनका निकम्मापन है। लेकिन ये जो बात वायलेंस की होती है, तो मतलब जो हिंसा होती है उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, हिंसा सरकार कराती है। पिछले साल गोली चलने का कोई कारण नहीं था। सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने खुद सरेंडर किया उज्जैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहा आंदोलन समाप्त हो गया, जिससे किसान दुखी हुआ। दुखी होने के बाद में जब उन्होंने शांति मार्च निकाला, उस पर फायरिंग हुई। मुख्यमंत्री स्वयं ये आज तक बताने को तैयार नहीं है गोली किसके आदेश से चली। ऐसी कैसी सरकार है जिसमें गोली चल जाए और ये पता ना चले? तो ये तो लफाजी है और इससे काम चलने वाला नहीं है। कि सार्थक बहस करना चाहिए कि किसान दुखी है, परेशान है। उधर सरकार ने टैक्स चोरों को पकड़ने और बेनामी संपत्ति पर प्रहार के लिए एक बड़ी स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत बेनामी संपत्ति या टैक्स चोरों का नाम बताने वालों को सरकार 1 से लेकर 5 करोड़ रुपए तक इनाम दे सकती है। हालांकि जिस बेनामी संपत्ति की सूचना दी जाएगी उसकी पुष्टि होनी चाहिए। बेनामी संपत्ति वालों के नाम और पता बताना जरूरी होगा। बताने वालों को बेनामी संपत्ति होने का सबूत भी जुटाना होगा। संपत्ति जब्त होने पर ही बताने वाले को इनाम मिल पाएगा। ये संपत्ति देश में हुई तो इनाम की रकम होगी 1 करोड़ रुपए। अगर ये संपत्ति विदेश में है तो इनाम की रकम होगी 5 करोड़ रुपए। उधर भारत में भी व्हाट्सएप के जरिए पेमेंट की सुविधा शुरू होने वाली है, लेकिन डेटा सुरक्षा को लेकर सरकार ने सवाल उठाए हैं। आईटी मंत्रालय ने एनपीसीआई से व्हाट्सएप की डेटा पॉलिसी की जानकारी मांगी है और कहा है कि व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को तब तक लॉन्च की इजाजत न दी जाए जब तक ये पूरी तरह नियमों के मुताबिक न हो। दरअसल सरकार ये जानना चाहती है कि आखिर व्हाट्सएप किस तरह डेटा जमा करता है, साथ ही क्या व्हाट्सएप फेसबुक के साथ डेटा शेयर करता है। मंत्रालय ने रिजर्व बैंक को भी जानकारी देने को कहा है।
आपको बता दें कि व्हाट्सएप के देश में 20 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं। उधर अप्रैल के मुकाबले मई में जीएसटी कलेक्शन में कमी आई है। मई में जीएसटी कलेक्शन 94,000 करोड़ रुपए रहा है। वही अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए रहा था। हालांकि सरकार का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल मई में जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। उधर आईसीआईसीआई बैंक ने एमडी और सीईओ चंदा कोचर को जबरन छुट्टी पर भेजने की खबरों का खंडन किया है। बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करके कहा कि चंदा कोचर प्लान्ड लीव पर हैं। कंपनी ने चंदा कोचर के उत्तराधिकारी की तलाश करने के लिए कमेटी के गठन से भी इनकार किया है। दरअसल आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने वीडियोकॉन मामले में बुधवार को चंदा कोचर के खिलाफ लगे आरोपों की स्वतंत्र जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद से ही उन्हें बैंक की तरफ से छुट्टी पर भेजे जाने की खबरें आ रही थीं। उधर आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास अब अपराध नहीं माना जाएगा। इसके अलावा मानसिक रोगियों के साथ अमानवीय बर्ताव पर रोक लगा दी गई है। नियम का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों और डॉक्टरों पर सजा और जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। इस एक्सक्लूसिव खबर की और ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव, जो इस वक्त मानसिक रोगियों के लिए दिल्ली के सबसे बड़े संस्थान दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज पर मौजूद हैं। प्रतीक, बताइए इस बारे में और क्या जानकारी है। सरकार ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 को अधिसूचित कर दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि आज से अभी से देश में आत्महत्या या फिर आत्महत्या का प्रयास जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इससे पहले यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता था तो उसे कैद या फिर जुर्माने की सजा होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने, जो हमारे देश के नीति निर्धारक हैं, उन्होंने इस बात को समझा और माना कि जो व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास कर रहा है या फिर आत्महत्या कर रहा है वो एक मानसिक रोगी है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है और इसलिए उसे कानून के मुताबिक सजा नहीं दी जा सकती है। यही वजह है कि जो आत्महत्या का प्रयास है या फिर आत्महत्या है उसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखें तो हमारे देश में करीब 6 करोड़ लोग, 5.5 से 6 करोड़ लोग हैं जो मानसिक रोगी कहलाते हैं। और मानसिक रोग यानी कि डिप्रेशन जो की बात आप कीजिए तो वो आत्महत्या के लिए एक बड़ा फैक्टर होता है जो आदमी को प्रेरित करता है। इसके अलावा WHO की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक हमारे देश में हर 1 लाख में 21 लोग हर साल आत्महत्या करते हैं, जो ग्लोबल एवरेज है 11 का, उससे कहीं ज़्यादा है। यही वजह है कि सरकार ने इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लाया है, जो मानसिक रोगियों के लिए कई और कदम को बताता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे एक संकट में पी चिदम्बरम। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल अब सीबीआई ने सीधे पी चिदम्बरम को पूछताछ के लिए समन भेज दिया है। चिदम्बरम से 6 जून को सीबीआई पूछताछ करेगी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदम्बरम को राहत दी थी और सीबीआई से कहा था कि उन्हें 3 जुलाई तक गिरफ्तार न किया जाए। उधर आईपीएल से जुड़े सट्टेबाजी के एक मामले में सलमान खान के भाई और बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान का नाम सामने आया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी और सट्टेबाज सोनू जालान ने पुलिस पूछताछ में अरबाज खान का नाम लिया है, जिसके बाद थाने की क्राइम ब्रांच ने अरबाज को समन भेजा है। थाने एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने अरबाज खान को शनिवार तक पेश होने और अपना बयान दर्ज करवाने का वक्त दिया है। अरबाज खान का और सोनू जालान का जो कनेक्शन मिला है हम लोगों को, इसलिए हम लोगों ने अरबाज खान को समन भेजा है। कल का टाइम दिया अभी आने के लिए। सर, किस मामले में बुलाया उनको, क्या जानकारी मिली? अभी ऐसी कुछ जानकारी मिली जो हम लोग वेरीफाई करना चाहते हैं अरबाज खान से, उसके बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे। उधर कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के बीच कैबिनेट बंटवारे पर बात बन गई है। कल बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के बीच लंबी मीटिंग चली, जिसमें कैबिनेट का फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया को कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। खबर है कि गृह मंत्रालय कांग्रेस के पास रहेगा, जबकि वित्त मंत्रालय का जिम्मा जेडीएस संभालेगी। मीटिंग के बाद डेप्यूटी सीएम जी परमेश्वर ने बताया कि 6 जून को कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। Henceforth, we will 6th there is a cabinet expansion. After that, we'll definitely continue to have a good governance. No, it is not a compromise. Both of us have to come together, no. So we have to
give and take policy. Some we have given in, some we have taken. उधर ई कॉमर्स पोर्टल्स पर मौत का सामान धड़ल्ले से बिक रहा है। जी हां, औरंगाबाद की एक घटना ने ई कॉमर्स पोर्टल्स पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां बिना किसी लाइसेंस के प्रतिबंधित चाकू और तलवारें बिक रही हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुई हिंसा की जांच के दौरान चौंकाने वाला सच सामने आया है। पुलिस के हाथ चाकू तलवारों का जखीरा लगा, जो ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट से खरीदे गए थे। इन हथियारों को खिलौने और किचन के सामान के नाम पर बेचा गया। इस घटना ने ई कॉमर्स वेबसाइट पर सामानों की बिक्री पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत कोई भी चाकू जिसका ब्लेड 5 इंच से ज्यादा हो, वो बिक्री के लिए प्रतिबंधित है। बड़े आकार की तलवारें, चाकू, भाला, ये सब आर्म्स एक्ट के अंडर में आते हैं और इनको खरीदने बेचने के लिए अनेक प्रकार के प्रतिबंध हैं। बेचने के लिए इसको लाइसेंस चाहिए और खरीदने वाले को इसको इस्तेमाल करने के लिए भी लाइसेंस चाहिए। जब आप ऑनलाइन खरीदते बेचते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जवाबदेही कैसे तय हो? जब इन प्लेटफॉर्म में जब काम होते तो हम बोलते हैं कि नहीं, हम तो इंटरमीडिएट, हमारी इस बारे में कोई भी जवाबदेही नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि जवाबदेही किसकी है? ज्यादातर ई कॉमर्स वेबसाइट्स की पॉलिसी खतरनाक आइटम्स की बिक्री को प्रतिबंधित करती है, लेकिन जब हमने पड़ताल की तो चाकू से लेकर तलवार खुलेआम बिक रहे थे। स्प्रिंग असिस्टेड नाइफ कानून के मुताबिक प्रतिबंधित है, लेकिन शॉपक्लूज पर ये 1345 रुपए में बिक रहा है। knifeindia.com पर तो हर तरह के चाकू, छुरी और तलवारें दिखाई देंगी। अब इस चाकू को देखिए, इसके ब्लेड का साइज 6 इंच से ज्यादा है, यानी इनकी बिक्री नहीं होनी चाहिए। अमेज़न पर छोटी कुल्हाड़ी भी खरीद सकते हैं। नकल पंच तो हर साइट पर बिक रहा है। शॉपक्लूज पर दिख रही इस तलवार की लंबाई 21 इंच है और इसका ब्लेड 13 इंच का है। knifeindia.com आर्मी के इस्तेमाल में होने वाली तलवार को अपनी साइट पर बेचने का दावा कर रही है। अली एक्सप्रेस पर भी चाकू और तलवारों की पूरी रेंज है। जानकारों की माने तो व्यापारी वेबसाइट पर इन्हें किचन के सामान या खिलौने के नाम पर लिस्ट कराते हैं, लेकिन ये प्रतिबंधित होते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बिना लाइसेंस इन चाकू तलवारों को बेचने की इजाजत मिलनी चाहिए? रोहन सिंह, दिल्ली। उधर महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी कर दी है। राज्य सरकार ने टाटा पावर और महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ MOU भी साइन किए। ये महाराष्ट्र का पहला ऐसा चार्जर है जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज हो सकते हैं। ये DC फास्ट चार्जर है। इस चार्जर से इस तरीके की 24 गाड़ियां दिन भर में चार्ज हो सकती है। इन गाड़ियों को 15 यूनिट लगता है पूरा चार्ज होने के लिए। और इस चार्जर्स का सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस तरीके के और 4 चार्जर्स महाराष्ट्र भर में लगेंगे। 2 पुणे में लगेंगे, 2 नागपुर में लगेंगे। और सरकार जिस तरीके से बोल चुकी है पहले, महाराष्ट्र सरकार ने बहुत ही साफ कर दिया है कि वो चाहते हैं कि 2030 तक जो कार्बन फुटप्रिंट आता है वो 0 कर दिया जाए। यूनियन मिनिस्टर नीतीश गडकरी ने भी यही कहा है कि वो आगे चल के ये चाहेंगे कि जो हिंदुस्तान में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो 2030 तक पूरी तरीके से मार्केट में उतर जाएं। मुंबई में 9 जगह जहां ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन आएंगे वो है माटुंगा, BKC, भांडुप, चेंबूर, मलाड और करनाक बंदर। इन चार्जिंग स्टेशन से 1 घंटे में एक गाड़ी पूरी तरह चार्ज हो सकती है, जो 120 किलोमीटर तक चल सकती है। इसको ऑपरेट करने का बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शंस है। इसका नोजल है, गन है, इसको आप रिलीज कीजिए। रिलीज करने के बाद वहाँ पर आपका एक पॉइंट है, उसके अंदर ये सॉकेट जाके बैठ जाता है अपने आप। यहाँ पर आपकी इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पर आपका चार्ज इंस्ट्रक्शन है। तो पहले वो ऑथराइजेशन मांगता है। ऑथराइजेशन होने के बाद अगर ऑथेंटिकेशन पास हो गया, उसके बाद अब इसमें आप डाल सकते हो कि कितना यूनिट्स चार्ज करना है। इस तरह की गाड़ी जो होती है इसमें 15 यूनिट आप मैक्सिमम चार्ज कर सकते हो। अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताता हूँ, जो अभी EV का जो पॉलिसी है 5 रुपए पर यूनिट इज द कॉस्ट विच गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एज ए EV पॉलिसी। तो अगर हम पूरा चार्ज भी अगर हम मानते हैं तो 15 × 5 इज 75 रुपीज़। 75 रुपीज़ में ये पूरी गाड़ी चार्ज हो सकती है। टाटा मोटर्स पूरे राज्य में कमर्शियल वाहनों के रूप में चलाने के लिए 1000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएंगी। वहीं महिंद्रा ने भी महाराष्ट्र सरकार के साथ करार किया है। महिंद्रा की अगले साल तक 1000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बाजार में लाने की योजना है। कंपनी अपने चाकन प्लांट में 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। निधि राय, मुंबई। इस बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर U-टर्न के बाद अब सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अपने लक्ष्य को पहले से 5 गुना कम कर दिया है। मंत्रालयों में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सब्सिडी को लेकर मतभेद बढ़ रहा है।
2015 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन में 2020 तक देश में 60 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सरकार ने अपने ही लक्ष्य को घटा दिया है। सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सब्सिडी देने वाली योजना फेम 2 में नया लक्ष्य रखा गया है, कुल बिक्री का 4%। अनुमान के मुताबिक 2020 में करीब 3 करोड़ गाड़ियां बिकेंगी। इसके हिसाब से अब 12 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचने का लक्ष्य है, यानी पहले के लक्ष्य से 5 गुना कम। सूत्रों की माने तो नए लक्ष्य को लेकर भी सरकार में सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते का दावा है कि पॉलिसी समय पर आएगी। पॉलिसी पर काम चल रहा है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हम लोग सलाह मशवरा कर रहे हैं सभी से, और समय पर ये पॉलिसी आ जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का कहना है कि जब तक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो जाता है, तब तक सिर्फ सब्सिडी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री नहीं बढ़ेगी। साथ ही सरकार को लोकल कंटेंट से जुड़े नियम भी आसान करने होंगे। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पॉलिसी में 2000 करोड़ रुपए की बात रखी गई है। साथ ही गाड़ियों का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। पहली बार इलेक्ट्रिक साइकिल पर भी 10,000 रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। रोहन सिंह, दिल्ली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।